नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के बारे में पढ़ा था। 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं काम में बिज़ी थी, इसीलिए आज से मैंने फिर से क्लास स्टार्ट की है। तो आज हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम आदिकाल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक साथियों को इस नोट्स का लाभ हो सके। और मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाती हूँ वो मैं मेरे टेलीग्राम पर पोस्ट करती हूँ। आप वहाँ जाकर PDF के ज़रिए अपनी नोटबुक में नोट्स उतार सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड कौशल्या। आपको इंग्लिश में ही सर्च करना है, या आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊँगी उसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूँगी। आप यहाँ पूरा वीडियो देखें, फिर बाद में इस वीडियो को समझें, फिर बाद में आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF के ज़रिए अपनी नोटबुक में नोट्स उतार सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप सब वीडियो देखने में इतने बिज़ी रहते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि मेरे इन नोट्स का सभी साथियों को लाभ हो सके जो भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम आदिकाल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद काल है। इस काल के विद्वानों को ध्यान में रखकर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे सर्वाधिक अंतर्विरोधी और अंतर्व्याघातों का काल कहा है। इस काल की आरंभिक सीमा, नामकरण, उपलब्धि, साहित्य की प्रामाणिकता और साहित्य के वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आदिकाल के यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में और काल विभाजन और नामकरण में भी मतभेद पाया गया था। तो आदिकाल में भी इसमें जो भी नामकरण और उपलब्धियाँ है उनमें विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। आगे हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के विवादों में प्रमुख विवाद है इस कालखंड का नामकरण। इस युग के लिए साहित्य इतिहासकारों ने अलग अलग नामों का प्रयोग किया है, जो निम्न अनुसार है। चारण काल, डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज ग्रेडसन है, उन्होंने आदिकाल के लिए चारण काल का प्रयोग किया है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल का प्रयोग किया है और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड 2015 और 16 में पूछा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयोपन काल का प्रयोग किया है। फिर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल के लिए वीरकाल का प्रयोग किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि व चारण काल का है। ये 2020 में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल का प्रयोग किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको शून्य काल भी कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल का है। उद्भव काल का है डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। संक्रमण काल का है हरिश्चंद्र वर्मा, डॉक्टर राम खेलावन पांडे। अंधकार काल का है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। बाल्यकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। जयकाल और जय काव्य डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल का प्रयोग आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रसाल ने किया है और सर्वमान्य मत निकल के आता है आदिकाल। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम कालखंड का नामकरण आदिकाल करने का श्रेय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है, किंतु आचार्य द्विवेदी के पूर्व इस युग के लिए मिश्र बंधुओं व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस नाम का प्रयोग किया है। यानी कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भी
मिश्र बंधु और आचार्य द्विवेदी से पहले आदिकाल नाम का प्रयोग कर चुके थे, किंतु उन दोनों साहित्य इतिहासकारों ने इन्हें क्रमशः आरंभिक काल यानी कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग के लिए किसी अन्य नाम का प्रयोग नहीं करके केवल आदिकाल नाम का ही प्रयोग किया है। किन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 का है शीर्षक से पुस्तक लिखकर इस नाम को दृष्टांत प्रदान किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल में क्या है, इसमें बिहार राष्ट्र भाषा परिषदों के 5 व्याख्यानों का संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है और वीरगाथा काल नामकरण के लिए इन्होंने 12 पुस्तकों को आधार बनाया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रखा है यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के अंतर्गत 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक तो है अपभ्रंश की और दूसरी है देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों को आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा है, यानी कि जो अपभ्रंश की पुस्तकें हैं उनको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, साहित्यिक पुस्तकें कहा है, जिनकी संख्या कितनी है, 4। आदिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में काव्य रचनाएं की है वो कौन है, विद्यापति जी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जिन साहित्यिक पुस्तकों को आदिकाल में प्रयोग किया है वो है विद्यापति की पहली है कीर्तिलता, दूसरी है कीर्ति पताका और शारंगधर की है हमीर रासो, नल सिंह भाट की है विजयपाल रासो। ये सारी के अपभ्रंश की पुस्तकें हैं। देश भाषा से तात्पर्य क्या है, बोलचाल की भाषा से है। देश भाषा की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 8। पिछले वीडियो में हमने पिछली बार पढ़ा था कि अपभ्रंश की पुस्तकें कितनी थी, 4 और देश भाषा की पुस्तकें के 8, जिसमें से पहली है खुमान रासो जो दलपत विजय की है, दूसरी है बिसलदेव रासो जो नरपति नाला की है, तीसरी परमाल रासो जगनी की है, चौथी है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, 5वीं है जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि और 7वीं है विद्यापति की पदावली विद्यापति की है और 8वीं है खुसरो की पहेलियाँ जो हमीर खुसरो की है। ये देखिए यहाँ पे 5वीं जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। इन दोनों पुस्तकों में आपको थोड़ा पढ़ने में और जैसे दोनों जय चंद और जय मयंक दोनों सेम है तो आपको इन याद करने में कोई कठिनाई होगी, लेकिन मैंने कैसे याद रखे था मैंने आपको बता दी हूँ। जय चंद्र प्रकाश मैंने ऐसे याद रखा था, प्रकाश भट्ट याद रखा था और इसमें मैंने देखा था जय मयंक तो यहाँ पे भी म आ रहा है, यहाँ पे मधुकर कवि म आ रहा है तो मैंने ऐसे याद रखा था। इनको आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बनाकर भी याद रख सकते हैं। उक्त 12 पुस्तकें में से बिसलदेव रासो और अंतिम 2 को छोड़कर, अंतिम 2 कौन कौन सी, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, इनको छोड़कर शेष ग्रंथ क्या है, वीरगाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। आचार्य शुक्ल ने नामकरण के लिए जिन 12 पुस्तकों को आधार बनाया उनमें से कुछ तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं अथवा कुछ नोटिस मात्र अथवा अप्राप्य है अथवा कुछ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। अतः ऐसी पुस्तकों को आधार बनाकर किया गया नामकरण मान्य नहीं हो सका। अपभ्रंश की पुस्तकें कौन कौन सी है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो और विजयपाल रासो, ये 4 है। अप्राप्य और नोटिस मात्र कौन कौन सी रचना है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, ये 6 पुस्तकें हैं। अप्रमाणिक रचना कौन कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और परमाल रासो, ये अप्रमाणिक रचनाएं हैं। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ। यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है। जब मैंने पेपर सॉल्व किए थे तब मैं यहाँ पे साइड में लिख दिया करती थी जो मुझे याद नहीं होता था तब। आगे हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण।
भाषा की दृष्टि से विचार करने पर आदिकाल दो भाषाओं का संधिकाल है। इस युग में साहित्यकारों द्वारा दो भाषाओं में काव्य रचना की जा रही थी। स्वयं आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की रचनाओं को दो भागों में बांटा है। यानी स्वयं आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की रचनाओं को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो है अपभ्रंश की पुस्तकें जो कितनी है? 4 है। और दूसरी है देश भाषा की पुस्तकें जो कितनी है? 8। यानी टोटल 12 पुस्तकों का प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के नामकरण के लिए। इससे यह स्पष्ट होगा कि आदिकाल से कवियों का एक वर्ग जहाँ अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना कर रहा था, वही कवियों का दूसरा वर्ग देश भाषा अर्थात बोलचाल की हिंदी को अपना रहा था। विद्यापति आदिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। यानी कि आदिकाल के एकमात्र कवि कौन से हैं जिन्होंने अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में काव्य रचना की है? वो है विद्यापति। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। कीर्तिलता व कीर्ति पताका विद्यापति की अपभ्रंश में रचित रचना है तथा विद्यापति पदावली देश भाषा काव्य की रचना है। हिंदी साहित्य को जानने से पूर्व अपभ्रंश साहित्य को ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि अपन हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे उससे पहले अपभ्रंश साहित्य क्या है इसको देखेंगे। हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जिसका विकास अपभ्रंश के विविध रूपों से हुआ है। प्राकृत की तृतीय या अंतिम अवस्था अपभ्रंश कहलाती है। यानी अपभ्रंश किसे कहते हैं? प्राकृत की तृतीय और अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट, च्युत, गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ और विकृत रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश का प्रचलन काल कितना है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 16 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है। अपभ्रंश का प्रचलन काल क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का उल्लेख सर्वप्रथम राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी कि अब यह अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राजा धार सेन द्वितीय थे, उनके शिलालेख में मिलता है। धार सेन ने अपने पिता ग्रहसेन यानी गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी के आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में भी किया है। ये मोस्ट है। भारतीय काव्य शास्त्र के जनक कौन है? आचार्य भरत मुनि ने इसे अपभ्रंश नाम न देकर आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है? लोक भाषा या देश भाषा कहा है। काव्य दर्श के रचयिता कौन है? आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभिरोगी भाषा कहा है। ये मोस्ट है। अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया है। यह आरपीएससी 2013 में पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है कि आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था। क्वेश्चन था कि आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? तो दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यह आरपीएससी 2013 में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। आगे देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाएं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। फिर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव हुई है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव ही की देखिए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी। उक्त कथनों से यह सिद्ध होता है कि अपभ्रंश साहित्य आदिकाल का अनिवार्य क्या है? अंग है। आगे देखिए, जो हमने
पहले जो भी पढ़ा था उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और अपभ्रंश को आबिरों की भाषा कहा? दंडी ने। अपभ्रंश को लोक भाषा और देश भाषा किसने कहा? आचार्य भरत मुनि ने। आगे हम अपभ्रंश के कवियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अपभ्रंश के कवि कौन कौन से हैं। अपभ्रंश के महत्वपूर्ण तथ्य और कथन। पहले कवि है स्वयंभू, जो है 783 के आसपास के कवि है। ये कर्नाटक के निवासी थे। इन्हें और किस किस उपनाम से जानते थे? देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते थे, ये 2013 में आया हुए फर्स्ट ग्रेड में। अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का आदि कवि और अपभ्रंश का आदि महाकवि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यह आरपीएससी 2013 में पूछा गया था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है, तो ये किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम में कालिदास पूछ ले, आदि कवि किसे कहते हैं पूछ लेते हैं, महाकवि किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम स्वयंभू की रचना के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं। जैसे स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्यु, रिठ्ठेनैमिचर्यु, ये कृष्ण पुराण ग्रंथ है। और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु क्या है? राम कथा वर्णित। ये देखिए लिख रखा है कि पौमचर्यु में क्या है? राम कथा वर्णित है। और पौमचर्यु में 5 कांड है। पहला है विद्याधर कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा सुंदर कांड, चौथा युद्ध और 5वां है उत्तरकांड। इस ग्रंथ में कुल 90 संधियाँ है। 90 संधियाँ यानी अध्याय है। किस ग्रंथ में? पौमचर्यु में। स्वयंभू इस ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर पाए थे। इसकी 83 संधियाँ की रचना स्वयंभू ने की थी और 7 संधियों की रचना उनके पुत्र थे कौन? त्रिभुव ने पूरी की थी। यह अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। कौन सी? पौमचर्यु। छंदों की निश्चित संख्या के बाद छंद बदल देने को कड़वक कहते हैं। यानी कड़वक किसे कहा जाता है? कि छंदों की जो निश्चित संख्या होती है उसके बाद छंद बदल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। यानी कि देखिए 7 चौपाई क्या है? छंद है। और छंद के बाद में क्या? एक छंद बदल दिया गया, दोहा लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया? कड़वकबद्ध हो गया। इस प्रणाली को कालांतर में पद्मावतार किसकी है? जायसी की है। और मान साकार में अपनाया गया। मान साकार तुलसीदास जी की है। रिठ्ठेनैमिचर्यु का संबंध कृष्ण काव्य से है, जबकि कथा हरिवंश पुराण पर आधारित है। यानी कि जो रिठ्ठेनैमिचर्यु का संबंध किससे है? कृष्ण काव्य से है, लेकिन इसकी कथा किसके आधारित है? हरिवंश पुराण पर आधारित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये आपको याद रखना है, राम कुमार वाला। दूसरा कवि हम पढ़ेंगे पुष्यदंत या पुष्य, जो 10वीं शताब्दी के हैं। इन्हें अपभ्रंश का व्यास या अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को किसकी उपाधि दी थी? अभिमान भेरू की उपाधि दी थी। इन्हें पुष्यदंत को कवि कुल तिलक काव्य रचनाकार की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। शिव सिंह सेंगर या फिर ये लिख रखा है ग्रेयर्सन ने पुष्य या पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को कवि भाषा की जड़ कहा है। पुष्यदंत का अन्य नाम क्या है? अभिमान भेरू। यानी कि वो पुष्यदंत अपने स्वयं को क्या कहते हैं? अभिमान भेरू कहते थे, इसलिए उनकी अन्य नाम क्या था? अभिमान भेरू था। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्यदंत की तुलना भीनमाल निवासी संस्कृत कवि थे माघ उनसे की हुई है। पुष्यदंत आरंभ में शैव थे, बाद में किसमें दीक्षित हो गए? जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे। पुष्यदंत की 4 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है महापुराण, जिसमें 63 महापुरुष है और जैन धर्म का वर्णन है। दूसरा है प्रणय कुमार चर्यु और तीसरा है जसर चर्यु और चौथा है कोश ग्रंथ। प्रणय कुमार चर्यु और जसर चर्यु में नाग कुमार व यशोधरा का जीवन वर्णित है।
महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का जीवन वर्णित है। इसके 2 भाग है, पहला है आदि पुराण और दूसरा है उत्तर पुराण। भय कुमार चर्यु और जसर चर्यु क्या है? खंड काव्य है। इनमें क्रमशः नाग, कुमार और यशोधरा का जीवन वर्णित है। तीसरा कवि हम पढ़ेंगे जोइंदू, या फिर इनको क्या कहते हैं, योगिंदु मुनि भी कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव सिंह देव ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। और योगिंदु मुनि या जोइंदू की रचना है वो है योगसार, परमात्म प्रकाश। और ये योगसार एग्जाम में पूछी गई है। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ इन्हीं दोनों कृतियों से माना जाता है। यानी जो अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ हुआ वो किन कृतियों से माना जाता है? योगसार और परमात्म प्रकाश से माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे धनपाल के बारे में। 10वीं शताब्दी के हैं और ये धाकड़ वैश्य कुल के थे। इनकी रचनाएं भविष्य दंत कथा और भविष्यत कहा। भविष्य दंत कथा और भविष्यत कहा, ये भविष्यत कहा फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछी गई है। इसमें भविष्य दंत की कथा के माध्यम से शुद्ध पंचमी, सूर्य पंचमी का महात्म्य वर्णित है। तो ये हो गई आपके आज की क्लास। आदिकाल आपका अभी और बाकी है। तो आज हमने कुछ कवियों के बारे में पढ़ा, अपभ्रंश के कवियों के बारे में पढ़ा, आदिकाल के बारे में पढ़ा। कल से हम फिर से नई क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें आदिकाल के जो भी अपभ्रंश के कवि है आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और देखिए साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है। और फर्स्ट ग्रेड में आपको पता ही होगा कि हर सिलेबस के आगे टॉपिक दिया हुआ है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे दूसरे एग्ज़ाम में तो बहुत सारी डिटेल दी होती है, उसमें टॉपिक दिया नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में साफ साफ दिया होता है कि आपको किस टॉपिक में क्या पढ़ना है और किस में क्या नहीं पढ़ना है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और जब भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। कम से कम आप दिन में एक बार सिलेबस को ज़रूर देखें और उसी हिसाब से तैयारी करें। जब आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने सिलेबस होना ज़रूरी है। कम से कम दिन में 1-2 बार आप सिलेबस को ज़रूर पढ़ें। अगर आप सिलेबस को बार बार अपने ध्यान में या अपनी नज़र में निकालेंगे तो आपको पक्का सिलेबस याद हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि आपको किस टॉपिक से क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आप सिलेबस को अपने सामने ज़रूर रखें या फिर अपने आप नोटबुक में ज़रूर लिख लेवे। और देखिए मैं कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये मेरे नोट्स है, बहुत सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने जब खुद इनको पढ़ा था तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने खुद फिर एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि सच में नोट्स बहुत अच्छे हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी बात मानिए, आप इन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हिंदी साहित्य, इतिहास, काव्य शास्त्र और जनसंचार माध्यम और जो अधिसूचना, परिपत्र, ज्ञापन जो भी है वो मैं आपको सारे प्रोवाइड करवाऊंगी। आप हिंदी का जो पेपर है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके, अगर आप चाहें तो हिंदी से जो भी निबंध, कहानियाँ या फिर वो टॉपिक जो नए जुड़े हैं आप उनको अलग गाइड ला के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने खुद ने भी अलग ही पढ़ा था। और अगर आप हिंदी साहित्य में सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन्हीं नोट्स को पढ़ें, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो मैंने हिंदी के लिए इन नोट्स के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे पास खुद राघव प्रकाश की गाइड भी है, लेकिन मैंने उस गाइड में से हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र या फिर इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा था। जो भी अभी नया टॉपिक जुड़ा हुआ था, कहानियाँ, निबंध, जैसे हिंदी भाषा का वो विकास है, उद्भव है, उनको पढ़ा था। बस देवनागरी लिपि के बारे में मैंने पढ़ा था। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और जनसंचार माध्यम जो भी टॉपिक थे मैंने इसी में नोट्स में से ही पढ़े थे। मैंने कम से कम इन नोट्स का 4-5-6 बार रिवीजन किया था। आप भी बार बार इन नोट्स का रिवीजन करें। और देखिए आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना चैनल चलाने के लिए हमें ये सब बता रहे हैं। मुझे चैनल चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर यूट्यूब पे आने का मेरा कोई माध्यम नहीं था।
मुझे आने को इच्छा भी नहीं थी, लेकिन जब मैंने खुद एग्ज़ाम दिया और नोट्स पढ़े तो फिर बाद में मुझे लगा कि सच में मैं किसी भी हेल्प करूं, किसी को भी नोट्स दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और क्योंकि मैं यूट्यूब के ज़रिए ही आप तक ये नोट्स पहुंचा सकती हूँ, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। और आप मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, फिर बाद में अपने हाथों से नोट्स बनाए। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो फिर वो आपकी मर्ज़ी होगी, फिर वो मेरे ऊपर कोई डिपेंड नहीं होगा। अगर आप सच में फर्स्ट एड की अच्छे मन से, पूरे मन से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन नोट्स के अलावा, मैं अभी भी कह रही हूँ, इन नोट्स के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़े, किसी गाइड में या किसी कोचिंग क्लासेस के चक्कर में ना पड़े आप। और ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्स को शेयर करें ताकि उन मेरे साथियों की सच में हेल्प हो सके, जो सच में ज़्यादा कोर्स देकर नहीं खरीद सकते हैं। और जो कोर्स 12,000 13,000 में आप देकर ख़रीदेंगे, शायद उनको आपको ऐसे नोट्स नहीं मिल सके जो आप पढ़ना चाहते हैं। और फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आप मान के चलिए कि 2023 में तो आएगी और 2024 में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप तैयारी उससे पहले रखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी विद्यार्थी है सच में तैयारी कर रहे हैं उन तक ये नोट्स पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।